नमस्कार, आपसे मिलके खुशी हुई और हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये है मेरी दादी की किताब। तो आज भी हम बात करेंगे डॉक्टर BN सिन्हा जी से। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ये किताब लेकर के आई हैं आप? हाँ, ये अरे आपकी है। अच्छा, वेरी गुड। देखिए, ये जो बुक है ये मैं डॉक्टर BN सिन्हा, पहले तो मैं बता दूं, डॉक्टर BN सिन्हा परिचित नहीं है तो मैं पिछले 50 वर्षों से, मतलब 40 से ज़्यादा वर्षों से मैं आयुर्वेद की चिकित्सा में हूँ, आयुर्वेद की सेवा में हूँ और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ। और ये 1974 की किताब है और मैंने सिर्फ इसको 8 रुपये में खरीदा और तब से मैं इसको रेफरेंस के तौर पे हमेशा प्रयोग करता हूँ। अब आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? आप कहते हैं कि आयुर्वेद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कैसे? अरे ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ और मुझे आप देख लो ना, मैं आयुर्वेद ही खाता हूँ, आयुर्वेद की तरह रहता हूँ, आयुर्वेद की चिकित्सा लेता हूँ और मैं स्वस्थ रहता हूँ। अब आयुर्वेद क्यों अच्छा है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं। तो आयुर्वेद सबसे पहले तो अगर आप देखो सही माने में तो आयुर्वेद है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मैंने इसलिए बोला कि ये ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। आयुर्वेद की बात करेंगे तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो हम हैं, ये जो हमारा शरीर जैसे बना है इसी तरह ये पूरे कॉस्मिक या पूरा ब्रह्मांड जो है उसी से बना है। या दूसरे शब्दों में कह दीजिए कि ये हम पंच भौतिक शरीर है और पंच भौतिक ये पूरा ब्रह्मांड है। तो जो भी चीज़, तो आयुर्वेद इसीलिए अच्छा है कि हम जो भी सेवन करते हैं इन्हीं से लेते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं, इसलिए हम ये इको फ्रेंडली है या हमारे साथ बहुत रुचिकर है। जो दूसरी बात है, जो हमने तो इको फ्रेंडली की बात कर दी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो सबसे दूसरा जो बहुत बड़ा रीजन है आयुर्वेद, आयुर्वेद को अगर बेसिक भी आप मान के चलें तो दोष, धातु और मल, इन्हीं के आधार पर पूरी चिकित्सा होती है। दोष जिसे आजकल हम लोग प्रकृति के नाम से जानने लगे हैं, लेकिन जो कफ पित्त वात या वात पित्त कफ जो है ये दोष है और इसके अकॉर्डिंगली हमारी संरचना हुई है। कोई कफज प्रकृति का है, कोई पित्तज प्रकृति का है, कोई वातज प्रकृति का है। जहाँ तक बात थोड़ा और आगे बढ़ें तो बच्चेपन में कफ की अधिकता होती है, इसीलिए उनको जुकाम सर्दी जल्दी जल्दी होने लगता है। युवा अवस्था में पित्त की होती है, इसीलिए पेट खराब रहता है, लीवर खराब होती है। और वृद्धावस्था में वायु की विकृति होती है या वायु की वृद्धि हो जाती है या वायु का पैथोलॉजी डेवलप हो जाता है, जिस वजह से लोगों को दर्द होने लगता है और वायु के जितने लक्षण हैं सब शरीर में मिलने लगते हैं। उसके बाद है धातु। तो धातु जो है, सप्त धातु हमारे यहाँ है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इनको देखते हुए हम जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले रस बनता है और अगर अच्छा खाना बना तो रस अच्छे बनेंगे, रस अच्छे बनेंगे तो रक्त अच्छा, मतलब इस क्रम में आगे की धातुएं सब बहुत अच्छी बनती चली जाती है। अब आप देखिए, अभी मैं बात करूंगा सिर्फ ओज बल की। तो ओज बल, जिसको कि अभी कोविड के लिए भी लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो अगर हमारा ओज बल अच्छा है तो ओज बल हमारे शरीर की रक्षा करता है। ओज बल अच्छा कैसे बनता है? जब आप अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य में रहते हैं, अच्छा हेल्थ आपकी रहती है, तो जो आप खाना खाते हैं उसका रस ठीक से बनता है, रक्त ठीक से बनता है, मतलब उत्तरोत्तर धातुएं जो हैं वो अच्छी बनती जाती हैं और सबका सार जो है ओज के रूप में, मतलब ओज एक सार है। और ओज अगर आपका ठीक ठाक है तो आप देखने में भी अच्छे लगेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताऊं, जब कभी आप, आजकल तो घुटनों को हाथ लगा के कहते हैं पाँव लगे या प्रणाम,
लेकिन एक्चुअल जो प्रणाम करना है वो पैरों को छू करके प्रणाम किया जाता है, जमीन में बैठ करके। गुरु शिष्य परंपरा का लीजिए, या अपने पेरेंट्स को भी प्रणाम करते हैं तो पैर छू करके करते हैं। तो वो क्या कहते हैं आपको, ओजस्वी भव। तो जब ओजस्वी भव का अभिप्राय ये है कि आपका ओज बल जो है वो बहुत बढ़े, वृद्धि हो, उसका अच्छी पुष्टि हो। तो ओज बल अगर अच्छा होगा तो इस तरह के कितने भी बीमारियां आएंगी, आपको सभी से अछूते रहेंगे, कोई आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। एक सेकेंड, अगर हम पैर छूते हैं तो वो भी हमें क्या शक्ति देता है? उसमें एक आशीर्वाद मिलता है, और ऐसा हम लोग मानते हैं। जैसे एक भगवान के पीछे आप देखते हैं ना, जब भी ईश्वर का मूर्ति बना होता है, ईश्वर की फोटो बनी होती है, तो पीछे एक गोल सा राउंड सा होता है जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो ऑरा जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हम लोगों के सामान्य मानस में, सामान्य उसमें जो अच्छा व्यक्ति है उसके हाथों से वो ऑरा निकलता है, और जिसके ऊपर वो डालेगा वो उसको उसमें वो विद्वान या अच्छा बनेगा, या उसको अच्छी एक फल मिलेगा। तो इसलिए उसको हाथ रखने से उसका आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। और तीसरा जो है वो इसी में, मतलब दोष धातु के बाद मल का स्थान आता है। मल से सामान्य अर्थ में है पसीना आना, यूरिन और स्टूल का। तो यूरिन स्टूल का तो आज भी देख रहे हैं कि इन्होंने जो आधुनिक में भी लोग स्टूल यूरिन की जांच करते हैं। तो ये मल की स्थिति क्या है, आपका ठीक से यूरिन पास हो रहा है कि नहीं, ठीक से मल पास हो रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिपेशन है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद की चिकित्सा होती है। इसलिए दूसरा तो कारण यह हुआ कि दोष धातु मल के आधार पर अगर चिकित्सा हो रही है किसी भी व्यक्ति की, तो बहुत बड़ी चीज है। अब मैं थोड़ा सा हट करके, क्योंकि हम इस युग में ऐसा वो अपने आप को बांध लिए हैं कि जो अंग्रेजी में जो कहा जाए वही अच्छा है। कह रहा था कि साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक, तो एक जो लोग दूसरे जो जिसको बड़े लोग कहने लगे हैं, वो आयुर्वेद की चिकित्सा को अनसाइंटिफिक कह रहे हैं, जबकि हमारी इतनी साइंटिफिक है, हजारों सालों से, कई हजार वर्षों से। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये सृष्टि के साथ शुरू हुई है आयुर्वेद की। और इसमें जो ऋषि मुनि हैं, जिसको हम आज आधुनिक कहते हैं, ये सिर्फ प्रत्यक्ष जो आपको दिख रहा है दिखा रहे हैं। उसमें अगर सबसे बड़ा मैं उदाहरण दूं तो ये है कि आपका कंसंट्रेशन जो है बना हुआ है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या कैलोरीज पर। लेकिन हमारा क्या बताता है, प्रत्यक्ष, प्रमाण, आप्तोपदेश। जो हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं वो है प्रमाण, जो प्रमाणित है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ऐसा लोग कहे हैं। और आप्तोपदेश, आप्त पुरुष कहते हैं जो हमसे बुजुर्ग, ज्ञानी या वैज्ञानिक लोग जो कुछ कह गए हैं, वो उनकी वैज्ञानिकता की सत्यता हुई है उनकी गुफाओं में बैठ करके। उनके एक जो सिक्स्थ सेंसेज है वो डेवलप होती है, और उस गुफाओं में बैठ करके वो हर चीज़ इतना अच्छा से कर पाते हैं। और जो अभी बताने जा रहा हूँ कि हमारी पूरी साइंटिफिक है, लेकिन जो अनसाइंटिफिक जो लोग कहते हैं उनकी भी इस कोविड युग में मैंने सुना है, देखा है कि उनके भी इंस्ट्रक्शंस ये आने लगे हैं कि आप हल्दी पियो, हल्दी में दूध डाल के पियो, या दूध में हल्दी डाल करके पियो, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, वो सुगंध ले लो, सतावर ले लो, लहसुन लो, बड़े सारे उनकी तरफ से ये आने लगे हैं। तो अगर ये अनसाइंटिफिक है तो तब फिर वो इतने बड़े लोग क्यों इसको फिर से तवज्जो देने लगे? क्योंकि इस आधुनिक युग में, इस डेवलप्ड युग में या विकसित उसमें सब कुछ धरा का धरा रह गया।
इस कोविड ने अगर कुछ किया भी है तो ये आयुर्वेद ने किया है, तो इसलिए हम इसको साइंटिफिक कहेंगे। दूसरी जो है बात हम करते हैं, जो कहते हैं कि रिसर्च नहीं है, हमारी दवाइयाँ रिसर्च हैं और ऐसी रिसर्च हैं, हमको सिर्फ उसको रिसर्च करने की नहीं है कि आप रैट्स, गिनी पिग या पिग पे या जानवरों पे रिसर्च करके दिखाए। ये अगर आपको रिसर्च इसकी ऑथेंटिसिटी बनानी है तो उसमें सिर्फ आपको ये करना है कि जो औषधि आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली तैयार हुई है उसमें जो एफिकेसी बताई गई है उसको प्रमाणित करने के लिए आपके पास अगर दूसरा कोई साधन है या आप उसको कंफर्म करना चाहें तो उसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करिए, ये रिसर्च है। और दूसरी जो मैं कहूँ कि एक जो मॉडर्न या एल्कोलाइड की बात करते हैं या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो निकाल करके अगर हम किसी चीज़ को काम करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं तो अधूरी है। अधूरी ये है कि जब तक हम टोटल ड्रग नहीं लेते हैं, पूरी दवाई नहीं लेते हैं, तब तक उसकी एफिकेसी नहीं देखी जा सकती, क्योंकि जो एफिकेसी है उसमें कुछ साइड इफेक्ट होंगे। उसको बचाने के लिए टोटल ड्रग में भी ऐसे कंटेंट्स विद्यमान हैं जो उनको दूर करेंगे। तो अगर बात हम करें कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है या आयुर्वेद की चीज़ें बड़ी सारी अच्छी हैं, तो इनके रीज़न यही है कि एक इको फ्रेंडली है, दोष धातु मल के आधार पर करते हैं, ऑलरेडी रिसर्च्ड है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, और जैसा आपने देखा है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन हम लोग उसको मिथ कह करके टाल देते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम कहें तो गणेश जी का सिर जुड़ा हुआ है, ये आयुर्वेद ने जोड़ा है। महाभारत 18 दिन हुए और रोज एक डिसिप्लिन में लड़ाई होती थी और इवनिंग में उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक लेप लगाए जाते थे, नेक्स्ट डे वो फिर लड़ने को तैयार हो जाते थे। तो इस तरह हमारी दवाइयों की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें जानकारियाँ बहुत ज़्यादा तैयार करना है, उसके लिए बड़ी सारी किताबों को पढ़ना है। चरक, सुश्रुत, बागभट तो है ही, लेकिन उसके बाद के भी जितने भी ग्रंथ हैं सबको, और उसी क्रम में मैं इस किताब को लेकर के हमेशा देखता रहता हूँ। तो ये है सारंगधर संहिता और ये है 1974 की, और उस समय सिर्फ ये 8 रुपए की बुक है। तो इसमें अगर आप इस तरह की किताब पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं और इसको इतना समझ में आती है, ये सब सारी चीज़ें आप इसमें अपने आप को अच्छी तरह से प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हाँ, तो धन्यवाद। तो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ खाते रहिए, किताब खरीदिए और हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।